वेलकम, बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं, एक वैकेंसी आ रखी है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये क्या है कि ये 100% कंपनी जो है ना, गवर्नमेंट ओन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार की एक तरह से कंपनी समझो, क्योंकि 100% जो है ना, सबका सब जो खाता है, शेयर्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। ठीक है, अब इसमें जो भर्ती है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, मतलब कि 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, मतलब कि जो एडम देखेंगे ओवरऑल जो है ना, देखिए एडम हर जगह भारी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन पावर जिसके हाथ में होती है वही राजा होता है। एक तहसीलदार जो है ना, और एक आप प्रोफेसर साहब ले लो, रंगबाजी तहसीलदार की जाता है, जबकि जो है ना प्रोफेसर साहब स्केल ए के हैं, तहसीलदार स्केल बी का है, लेकिन फिर भी रंगबाजी उसकी ज़्यादा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसके हाथ में है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जो वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी 100 है, स्केल 1 का है अधिकारी। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म वगैरह है वो 21 मार्च से चालू हो जाएंगे और जो है ना 12 अप्रैल तक चलेंगे। ठीक है, और जो फॉर्म भरने की डेट तो मैंने बता दी। अब ये एग्ज़ाम आप देख सकते हो कि मई जून 2024 में कंडक्ट कराने की संभावना है। अपना एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट करवा देंगे। अब देख लेते हैं किन डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं। अकाउंट्स के लिए 20 हैं, एक्चुरियल के लिए 5 हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए 15 हैं, इंजीनियरिंग आईटी के लिए 20 हैं, मेडिकल अफसर के लिए 20 हैं, लीगल के लिए 20 हैं। ठीक है, और ये आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी चेकआउट कर सकते हो। अनरिजर्व के लिए टोटल 45 वैकेंसी है। तो एवरेज हर पोस्ट पर करीब जो है ना 15 से 20 के आसपास वैकेंसी होने वाली है। आगे देखेंगे हम। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं सर्विस कंडीशंस कुछ खास नहीं है। आपको शुरुआत में क्या रहेगा, आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 1 साल तक आपको ट्रेनिंग के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको सैलरी वगैरह पूरी शुरुआत से ही मिलेगी, आगे आपको बताऊँगा मैं कि कितनी आपको सैलरी मिलेगी। और जब आप भर्ती होंगे इसमें, तो आपको 4 साल का बॉन्ड देना है। और अगर आप जो है ना बॉन्ड अगर नहीं दे पाते, मतलब 4 साल तक अगर काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है ना कुछ पेनल्टी वगैरह ये लोग लगाएंगे। ठीक है, 1 ईयर ग्रॉस सैलरी, मतलब आप जोड़ लो, 1 महीने के आगे मैं बताऊंगा, तो 1 साल कितनी होगी सैलरी, इतनी आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी इन केस अगर आप 4 साल से पहले ये कंपनी छोड़ के जाते हो। ठीक है, तो पर मंथ आपकी जो सैलरी बनेगी करीब 85,000 रुपये प्रति महीने के आसपास बनेगी। अगर आप छोड़ के जाते हो, इसका 12 टाइम्स कर दो, इतनी आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, बात समझ गए आप। ये इसलिए भरवाते हैं कि भैया हमने सिखाया, पढ़ाया, प्रोवेशन दिया, ट्रेनिंग दी, सब कुछ दी, और बाद में आप सीख के निकल लिए तो नुकसान किसका, कंपनी का। दैट्स वाई वो लोग 4 साल का ऐसा बॉन्ड भराते हैं। मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में ये होता ही होता है। आप किसी भी बैंक को उठा के देख लीजिए, 3 साल का एक एवरेज बॉन्ड रहता ही रहता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आपका जो ना यूजी रिक्वायर्ड है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात मैं एक यहाँ से बता देता हूँ कि जो क्रूशियल डेट है इस फॉर्म की, वो है 31/12/2023। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2023 इस फॉर्म के लिए क्रूशियल डेट। इसी डेट से आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी, और इसी डेट के पहले पहले आपका जो लास्ट ईयर है, जिसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो ग्रेजुएशन का 3rd ईयर का रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये भी हुआ कि अपीयरिंग बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़ को हम बड़े अच्छे ढंग से देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट की। अब भैया अकाउंट की बात क्यों ना हो, भाई अकाउंट ही जो है ना खजाना है, खजांची बोलते हैं इसको हिंदी में, शायद अकाउंट को खजांची बोलते हैं। मुझे ये याद नहीं है, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अकाउंट्स वालों को खजांची बोलते हैं, क्योंकि पहले खजांची बोलते थे, अकाउंट्स तो अब हो गया थोड़ा मॉडर्न नाम हो गया है। ठीक है, तो अकाउंट्स की डिसिप्लिन के लिए भर्ती रहेगी। स्केल 1 आप अधिकारी बनोगे, अकाउंट्स का सब कुछ देखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि आपको मिनिमम बीकॉम किए हुए 60% नंबर चाहिए। अगर आपके 60% नंबर नहीं है तो आपके पास में एमबीए फाइनेंस होना चाहिए। बात समझ गए आप। ठीक है, या फिर आपके पास में चार्टेड अकाउंट का, आपके पास ICA से आपके पास में जो है ना चार्टेड अकाउंट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास में जो है ना ICWA से आपके पास में जो है ना डिग्री होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक्चुरियल की। अब इसमें क्या है कि आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। अरे आपको नहीं बुलाया था भाई साहब, आप तो बीच में आ गए। इसमें क्या है कि आपके पास में, देखो इनका सीधा कहने का मतलब ये है कि आपके पास में बैचलर डिग्री है तो आपके पास में 60% नंबर चाहिए। मास्टर है तो आप जो है ना अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, या 4 साल की आपके पास में बैचलर डिग्री, आप कहीं UK विके से करके आए हो तो भी आप इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। इंजीनियरिंग के लिए अगर हम देखें तो आपके पास में बीटेक वगैरह है। ठीक है, और बीटेक किससे है, आईटी वाले की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास में आईटी से बीटेक, या कंप्यूटर साइंस, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपके पास में बीटेक होना चाहिए विद 60% नंबर, और 55% छूटे SC/ST वालों को। तो बीटेक है तो 60% चाहिए, नहीं तो एमटेक है तो डायरेक्ट अप्लाई कर लो। और एमटेक भी सेम ब्रांच में होना चाहिए, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है,
या फिर आपके पास में MCA है, क्योंकि MCA भी कंप्यूटर की डिग्री होती है, 60% है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब नॉर्मल इंजीनियर्स देख लेते हैं। इंजीनियर्स की जो भर्ती है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बीटेक वगैरह होना चाहिए ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या सिविल में या केमिकल में या पावर में या इंडस्ट्रियल में। अब इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल या इंस्ट्रूमेशन में आपके पास में बैचलर डिग्री विथ 60% मार्क्स, ठीक है। अगर 60% मार्क नहीं तो एमटेक वाले हो सेम ब्रांच से तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब हम डॉक्टर्स के लिए देखें। डॉक्टर्स के लिए क्या है कि MBBS की डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसमें परसेंटेज नहीं मांगा गया है भैया, हो सकता है MBBS ज़्यादा कठिन होता हो भाई, 60% किसी के ना आते हो तो शायद इसलिए नहीं मांगा गया है। MBBS वाले डॉक्टर्स आपको बस छूट है, बाकी सबके लिए 60% चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास में कोई और इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ थी मेडिकल के लिए, हमने बता दी। अब लॉ वालों के लिए, लॉ वालों के लिए भी सेम है कि आपके पास में सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है, और ग्रेजुएट हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। मतलब कि ग्रेजुएट लॉ क्या होता है, LLB, ठीक है। LLB कर रखे हो तो आप इसमें फॉर्म भरो, बढ़िया है, 60% नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्र सीमा की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम 21 साल अधिकतम 30 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। उम्र सीमा की गणना इस वाले डब्बे में लिखी गई डेट से की जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कुछ लोगों को छूट मिलती है, हर जगह मिलती रहेगी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अपना। तो ये छूट जो है ना आपको, जैसे कि SC ST वालों को 5 साल की, OBC को 3 साल की, सब लोगों को छूट मिलेगी। आप भी इस छूट का लाभ उठाओ, ठीक है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसे आप फेज़ 1 ये बोलो या प्री एग्ज़ाम बोलते हो, जैसे कि आप लोग जनरल बोलचाल की भाषा में, ठीक है। इसमें क्या है कि 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, गणित, ठीक है। सबका सब ऑब्जेक्टिव होगा। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर की, रीजनिंग आपकी 35 नंबर की और गणित आपकी 35 नंबर की, 100 नंबर टोटल हो गए। और देखिए ध्यान रखिए कि इसमें क्या है कि अलग अलग टाइम है सबका। आप यहाँ से देखो 20 मिनट हर एक को अलग अलग मिलेगा, तो इसमें इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना अनिवार्य, SSC की तरह हो गया ये, हर एक में अलग अलग से क्वालिफाई करना और ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम सब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो हम जो आपका मेन एग्जामिनेशन है उसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है लिखने वाला टेस्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें 30 मार्क्स का है। तो आपको जो है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है मेन एग्जामिनेशन का, उसमें आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई तो दोनों में करना है, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें नंबर जुड़ेंगे आपके, जो ये वाले ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसके नंबर आपके जोड़े जाएंगे, ठीक है। और जो ये वाला डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है आपका, जो सब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, ठीक है, तो इसमें एक के नंबर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। तो ये चीज़ हमने देख लिया। हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, ड्यूरेशन मिलेगी। और देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन। तो एवरी सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना भी अनिवार्य रहेगा, हर सेक्शन की अलग अलग आपको टाइमिंग रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए 40 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। गणित 40 मार्क्स की रहेगी। और जो है ना, जिस आप स्ट्रीम से जा रहे हो, जैसे कि आप LLB के थ्रू जा रहे हो तो आपके पास में जो है ना LLB से क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी 40 रहेंगे आपके, और समय आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह टोटल आपके पास में 200 नंबर बन गए, ठीक है। अब 200 नंबर ये हो गए, इसके आधार पर जो है ना आपका सिलेक्शन किया जाएगा, मैं आगे और आपको बताता हूँ। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको लिखना होगा, ठीक है। 30 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी, 30 मार्क्स का टेस्ट होगा। और इसमें क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जिसमें आपको लेटर लिखना पड़ेगा जो कि 10 नंबर का होगा, और आपको एक एसे लिखना पड़ेगा जो कि 20 नंबर का होगा। तो 10 और 20 मिला के होते हैं 30 नंबर। तो 30 मिनट 30 नंबर और 2 प्रश्न रहेंगे आपको, ठीक है। ये चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट, और इसको बस आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। और जो आपको लेटर ऐसे वगैरह ये सब लिखना है, ये आपको कंप्यूटर पर लिखना रहेगा, ऐसा नहीं आपको पेन पेपर मिलेगा, कंप्यूटर पर ही टाइप करके आपको सब कुछ लिखना है। तो मतलब कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं आप ए को ढूंढ रहे हो फिर सी नहीं मिल रहा है, सी मिल गया तो जेड नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर भी आना चाहिए। इन्होंने अनदेखी मतलब कि इनडायरेक्ट वे में ये बोला कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर आपका आना चाहिए, स्किल्ड नहीं मांग रहे पर फिर भी आपका जो ना आना चाहिए, ठीक है। और आपको ईच सेक्शन में, आप यहाँ से देखो, ईच सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है। ये सबसे ज़्यादा थोड़ा टफ चीज़ रहती है ओवरऑल लोगों को। जिसे मान लीजिए किसी को अंग्रेजी नहीं आती, वो गणित में पूरा 100 कर दिया,
तो कई होता है अंग्रेजी और गणित वालों का टसन रहता है हमेशा, जिसको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है उसको गणित नहीं आती, और जो गणितज्ञ है उसको अंग्रेजी नहीं आती है। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों को मांगते हैं भाई, बराबर बराबर चाहिए, हमें गणितज्ञ भी नहीं चाहिए और हमें एकदम जो है ना अंग्रेजी बोल ना पाए ऐसा भी नहीं चाहिए। तो एवरेज ले रहे हैं ताकि काम सबका चलता रहे, और मोस्टली भर्तियों में ऐसा ही रहता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप गलत करोगे जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, फेज़ 2 के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू जो आपका है ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू द वेटेज रेशियो, अगर मैं बात करूं, जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो इसका भी, इंटरव्यू का भी आपके नंबर जो है ना जोड़े जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इंटरव्यू कितने नंबर का रहेगा, लेकिन इंटरव्यू का 20% नंबर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन है, वो मेन एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव वाला था, सब्जेक्टिव वाला नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसे वाला लेटर वाला नहीं, जो ऑब्जेक्टिव था मेन एग्जामिनेशन का वो, और इंटरव्यू, इन दोनों के नंबरों को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 80% नंबर लिया जाएगा मेन एग्जामिनेशन से, 80%। ठीक है, ये मेन एग्जामिनेशन, और इंटरव्यू का 20% नंबर जो है ना जोड़ के, इस प्रकार 100% करके आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमने काफ़ी डिटेल में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, आपके कायदे की और फ़ायदे की बात रहेंगी। फॉर्म फीस की बात करें तो 1000 रुपये है, रिजर्व कैटेगरी से 250 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये फॉर्म फीस की हमने बात कर ली, और हमने लग रहा है कि सारी बातें हो गई हैं। और हाँ, ये जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, इनको प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग भी मिल सकती है। आप जब फॉर्म भरिएगा तब वेबसाइट पर जाकर ये भी आप इंगित कर दीजिएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हमने और भी चीज़ें देख ली, तो उम्मीद करता हूँ आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। और अच्छी वैकेंसी, सैलरी आपने जान के 85,000 के आसपास है, तो बेहतरीन सैलरी की नौकरी होने वाली है। और कुछ जानना पूछना चाहते हो तो कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, और पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करो, और शेयर व्हाट्सएप पर करो, आसान है, खट से शेयर के बटन पर जाओ और जस्ट शेयर इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।